अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। ईद अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और अब दो सवाल ही जहन में उभर रहे हैं कि कल आने वाला बजट कैसा होगा और ईद के बाद का सियासी मंजरनामा कैसा होगा। आज के इस प्रोग्राम में हम इन दोनों सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और पहले हिस्से में हम सियासी फ्रंट पर फोकस करेंगे, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज की प्लानिंग और तैयारी में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत की दावत दे चुके हैं। PTI को एहतजाज एक ऐसे वक्त में लॉन्च करना पड़ेगा कि जब 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मुअत्तली का रिलीफ इमरान खान को ईद से कबल न मिलने और बैकडोर मज़ाकरात में किसी भी किस्म की पेशरफ न होने के बाद PTI के पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड होते नज़र आ रहे हैं। अगरचे ये माइनस इस्लामाबाद एहतजाज होगा, मगर 26 नवंबर वाक़यात और क़यादत के खिलाफ तवातुर के साथ केसेस के इंदराज और गिरफ्तारियों ने PTI के अगले एहतजाज के हवाले से दरपेश चैलेंजेस को कई गुना बढ़ा दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद बनने वाली सूरत हाल में हुकूमत सियासी तौर पर खुद को एक कंफर्टेबल पोजीशन में देख रही है। आने वाले दिनों में क्या सियासी दर्जा हरारत ऊपर जाने वाला और हुकूमत के लिए किसी नए सियासी चैलेंज का खतरा फिलहाल मौजूद है या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार और एंकर पर्सन हैं अमीर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर साहब, सीनियरिटी का तकाजा है कि मैं मुज़म्मिल साहब की तरफ पहले चली जाऊँ। हाँ, तो मुज़म्मिल साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी और आपसे आगाज़ करूँगी कि ईद से पहले की बड़ी हलचल थी, उस हलचल में मज़ाकरात का शोर भी उठा, फिर मज़ाकरात PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उसमें अपना कोई किरदार अदा करें या कर सकें, या PTI के मज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ हों, ये सारी बातचीत चल रही थी। तो इमरान खान साहब के बड़े सीरियस नौयत के कुछ पैगामात सामने आए, जिसमें कि सबको ही एक तरह से वाज़ेह पैगाम मिला कि भाई मैं पेट्रन इन चीफ हूँ, और कई PTI के ओहदेदारान इस हवाले से लगता है ऐसा है कि उनको साइड लाइन भी कर दिया गया खान साहब की तरफ से कि भाई मैं ही फैसला करूँगा, एहतजाज को भी लीड मैंने करना है, अपने नुमाइंदे दो उन्होंने उनका तयन कर दिया। आपको ये सारी कहानी किस तरह से अनफोल्ड होती नजर आ रही है अब ईद के बाद ऑनवर्ड्स? मुझे तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। मतलब अच्छा। एक आदमी जेल में है, उसको पता है वो जेल से क्या लीड कर सकता है। अगर उसकी 1 महीना मुलाकातें बंद कर दी जाएं तो क्या लीडरशिप होगी, क्या पैगाम दे सकता है। उसने 2 लोगों को नामजद किया है, रियासत उनकी मुलाकात नहीं कराती है, उसकी क्या पैगाम रसानी। और फिर वो जो बार बार ट्वीट करते हैं कि जी जो नालायक हैं, जो कम हौसला हैं, वो ओहदे छोड़ते हैं। देखिए, कोई बंदा भी PTI में मुंतखब होकर तो नहीं आया हुआ, सबको नामजद किया है इमरान खान ने। अगर उन्होंने कम हौसला और नालायक लोगों को नामजद किया है तो आप तो हमें बताते थे कि कप्तान को सिर्फ टीम ही बनानी आती है और तो कोई काम आता नहीं। और अगर इतनी नालायक और कम हौसला टीम उन्होंने बनाई मैच खेलने के लिए, तो इसके जिम्मेदार भी वो हैं कि उनकी टीम इतनी कम हौसला और इतनी नालायक निकली है कि आज वो अपनी ही टीम के खिलाफ ट्वीटें कर रहे हैं रोज। भाई आप निकाल दें जिसको आपने लगाया है, नोटिफिकेशन तो लगाया है, नोटिफिकेशन तो निकाल दें। आपने बड़ा कोई PTI में वोट लेके कोई लगा हुआ है, आपको नहीं पसंद बैरिस्टर गौहर, आप किसी और को चेयरमैन लगा दें। आपको नहीं पसंद कोई सेक्रेटरी इत्तलात कि वो KP से बाहर नहीं निकलता, आप उसको किसी और को लगा दें। आपको नहीं पसंद कि फलां ओहदेदार जो है उसकी कोई कारकर्दगी नहीं, आप हटा दें। आप रोज ट्वीट करके किसको सुनाते हैं? मेरे ख्याल में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के अलावा और क्या दिखाते हैं वो अपना, कि डिप्रेस भी हैं और फ्रस्ट्रेट भी हैं अपनी ही टीम से, और रोज अपनी ही टीम को गालियां निकालते हैं। तो फिर क्या करे दूसरी कोई जमात? अच्छा, अपनी टीम के हवाले से अमीर साहब फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं और अपनी टीम के ओहदेदारों को बेसिकली जो ट्वीट्स करके कह रहे हैं कि भाई साइड पे हट जाओ तो उनको ओहदों से हटा दें, ऐसा मानना है मुज़म्मिल साहब का। आप इससे एग्री करते हैं कि वो डायरेक्टली किसी को कह दें कि भाई तुम हट जाओ तुम, और ये इंप्रेशन दे दें कि कमज़ोर हो, या आपको लगता है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बड़ा केयरफुली अपनी लीडरशिप को भी पैगाम दिया कि जो कमज़ोर हैं नाम लिए बगैर, किसी को रिडिक्यूल किए बगैर साइड पे हो जाओ और बाकी लोगों को आने दो, नीचे से अगर लीडरशिप आ रही है ऊपर तो इमर्ज होने दो उनको? देखिए, ये क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी ऐसी टीम के हवाले से जिससे कि लीडर को शायद वो नताइज ना हासिल हो रहे हों जो कि वो अखज़ करना चाह रहे थे? क्या ये सेलिब्रेट करने की बात है कि एक शख्स को आपने, जो कि प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है, वो ज़मीर का कैदी है, वो सियासी कैदी है, पॉलिटिकल प्रिजनर है, क्या उस शख्स को आपने 2 साल से कैद रखा हुआ है और आप जब चाहते हैं आप उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जब चाहते हैं आप उसे लोगों की मुलाकात बंद कर देते हैं,
आपने उसकी पार्टी को, आपने देखा अभी समडियाल में क्या हुआ, पुलिस आपने डिप्लॉय कर दी पोलिंग स्टेशन के ऊपर। आपने कहा अब इस दफ़ा हम 45-47 का झगड़ा भी ख़त्म करके उससे पहले ही मामला हल कर देंगे। पार्टी आपने उसकी डिसमेंटल कर दी, पूरा ऑपरेशन डिसमेंटल शुरू किया गया। जो उसकी पेडिग्री थी अपनी तहरीक इंसाफ की, उन सबको आपने गिरफ्तार कर दिया। और अब आप इस बात को सेलिब्रेट करें कि जी इमरान खान से तो पार्टी मैनेज नहीं हो रही है और इसकी तो कोई पॉलिसी नहीं है, इसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये तो बहुत ही रथलेस किस्म की का कमेंट हो सकता है। मैं तो इतना रथलेस कमेंट नहीं दे सकता। मुजम्मिल साहब को चाहें तो वो ये कंटिन्यू रख सकते हैं, ये बात मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो कोई पॉलिटिकल प्रिजनर होगा जो किसी नज़रिए की वजह से जेल में जाएगा, मैं तो उसको सिंपथाइज करूंगा इस बुनियाद के ऊपर कि मैं जो ऑप्रेसर है, मैं उसके ऑपरेशन के ऊपर सवाल करने के बजाय जो बीइंग ऑप्रेस्ड है, मैं उसको पंचिंग बैग बना दूं कि भाई तू मीटिंग नहीं कर पा रहा, तेरी लीडरशिप कहां गई है, तेरा विजन कहां गया। ये तो बड़ी, मैं समझता हूं बड़ी पॉलिटिकली शेमलेस किस्म की बात है अगर मैं ये करूं। सो सवाल ये होना चाहिए कि आज तहरीक इंसाफ इस नौबत पर पहुंचाई क्यों गई कि उसकी डिसीजन मेकिंग का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को आपने ब्रेक डाउन कर दिया। और जहां तक ये कहा जाता है ना कि उसने लीडरशिप पैदा नहीं की है। मखदूम जावेद हाशमी जिंदा है, उनको अल्लाह उनको सलामत रखे। उनको किसी दिन प्रोग्राम में लें। 12 अक्टूबर 1999 के बाद जब मार्शल लॉ में नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा गया, तो एहसन इकबाल उनसे पूछें कहां किस मुल्क में चले गए थे, ख्वाजा आसिफ किस मुल्क में चले गए थे। लाहौर, जिसको तख्ते लाहौर कहा जाता है नून लीग का गढ़, तख्ते लाहौर सदर बना दिया गया जावेद हाशमी साहब को, चूंकि दोनों भाई डील करके बाहर चले गए थे। जावेद हाशमी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए लाहौर शहर के लिए। शिफा, लाहौर के लिए, मैं दूर दराज की बात नहीं कर रहा, लाहौर के सदर के लिए जावेद हाशमी साहब कहते हैं मुझे सदर का उम्मीदवार नहीं मिलता था, कोई शख्स सामने नहीं आता था कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं पार्टी के अंदर। यार क्या कितनी बेहसी की बात है कि आप वायलेंस को, परसिक्यूशन को, फाशिज्म को इग्नोर करते हुए आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रख के और हम एनालाइज करें कि जी वो तो इसको सियासत करनी नहीं आती, इसको फला नहीं आता। जिसके ऊपर भी ये वक्त आता है, आप उठा के देखें वैसल हवेल, उसने कैसे जेल के अंदर से सियासत की। देखें मंडेला ने कैसे जेल के अंदर से सियासत की, साउथ कोरिया की किम जंग ने कैसे जेल के अंदर से सियासत की, खुमैनी ने 16 साल एग्जाइल में बैठ के कैसे सियासत की। अच्छा, हाँ, इधर ही सियासतें ऐसे होती हैं। ठीक है, एग्जाइल के हवाले से भी अच्छा कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है, और मुजम्मिल साहब आपकी तरफ मैं ये सवाल लेकर आऊंगी और फिर अमीर आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में रहने के बजाय अगर वो भी एग्जाइल में चले जाते या बाहर किसी मुल्क से लीड करते कोई ऐसा एहतजाज या कोई ऐसी तहरीक, तो शायद उसका इफेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा होती। मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है, जेल के अंदर इमरान खान का फ़ायदा ज़्यादा था या एग्जाइल में होकर जो भी वो तहरीक चला रहे हैं अपने नज़रिए के हिसाब से, वो एग्जाइल में रहकर ज़्यादा बेहतर चला सकते थे इफेक्टिवली, या वो चीज़ उनको हर्ट करती कि भाई आप भाग गए, भगोड़े हो गए वगैरह वगैरह, और जेल के अंदर से ही उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने मुझसे सवाल जो है ना वो इमरान खान के ऊपर किया था। आप मुझसे सवाल आसिम मुनीर के ऊपर कर लेती तो मैं आसिम मुनीर के इक़दामात का जवाब दे देता। आपने सवाल किया था इमरान खान के ऊपर। एक पॉलिटिशियन तो क्राइसिस में ही समझ आती है ना कि वो कैसा सियासतदान है, वो बुरे हालात में कैसा खेलता है, वो बुरे हालात में से अपने लोगों को लेकर कैसे निकलता है, और उसके बाद अवामी हमायत कितनी है। ये उसके 2-3 जो बुनियादी किसी सियासतदान को हम एनालाइज करते हैं, एक उसकी अवामी हमायत के ऊपर के लोग उसकी आवाज पर कितना बाहर निकलने को तैयार हैं, और अगर वो एक कॉल दे, चाहे जेल से दे, और उसका पैगाम आए तो उसके बाद क्या सड़कों पर रश लग जाती हैं, क्या लोग बुत तोड़ते हुए उसके लिए बाहर आते हैं, या लोग अपने ट्विटर से ही उसके लिए एहतजाज करना मुनासिब समझते हैं। मेरा ख्याल है वो लिटमस टेस्ट तो पीटीआई हार गई है, जो अवामी एहतजाज वाला है। वो तो केपी के एक हुकूमत के सर के अलावा वो ना पंजाब को मोबिलाइज कर सकते हैं, ना सिंध को कर सकते हैं, ना बलूचिस्तान को कर सकते हैं। अगर केपी में हुकूमत निकल जाए गंडापुर बीच में से, तो जुनेद जो आपने सदर बनाया वो भी एक्सपोज हो जाता है ना। तो बगैर हुकूमत के कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 2014 से एस्टेब्लिशमेंट के साए तले ये पार्टी बनी है।
एस्टेब्लिशमेंट के साए तले एहतजाज किया है, एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी से धरने दिए हैं, सब कुछ किया है, तो अपने पाँव पे तो कुछ करने की ये पोजीशन में पहली दफा इस पार्टी का लिटमस टेस्ट आया है जिसमें ये बुरी तरह फेल हुई है कि मुजाहमती जमात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी से आप चाहे 129 दिन धरना चला लें, वैसे 102 घंटे भी नहीं चल सकता। अब जहां तक आपने कहा कि बाहर जाके एग्जाइल में कर लेते, या इन्होंने जावेद हाशमी की मिसाल दी, लगा दें किसी जावेद हाशमी को पार्टी का चेयरमैन इमरान खान, हौसले की बात है। वो तो डमी ढूंढते हैं, उन्हें चाहे बुजदार की सूरत में डमी चाहिए, चाहे बैरिस्टर गौहर की सूरत में डमी चाहिए, चाहे सलमान अकरम राजा की सूरत में डमी चाहिए, वो तो डमी ओहदेदार ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं किसी वाइब्रेंट पॉलिटिकल आदमी के ऊपर कि वो उनकी पार्टी चला सकेगा। जावेद हाशमी को सदर बनाना एक बड़े दिलजिगरे का काम था। ये धरने के दिनों में जावेद हाशमी को आपने पार्टी से निकाल दिया था ना, वो छोड़ के पीटीआई में आए थे, आपके धरने के स्टेज से उठ के उतर के चले गए थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल सकता। लेकिन आजकल इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और जमहूरियत के खिलाफ जो ये शब खून मार रहा है वो अदलिया के सर पे खड़े होकर मार रहा है। ये जावेद हाशमी ने कंटेनर से भी कहा और कौमी असेंबली में कहा इस्तीफा देके, वो नहीं याद है इनको कि वो जब इमरान खान को एक्सपोज करके गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है और जमहूरियत के खिलाफ साजिश एस्टेब्लिशमेंट के कंधे कर रहा है, वो भी जावेद हाशमी, वो भी आज के जावेद हाशमी पे आपने कानों में क्या रुई ठोसी हुई है? वो भी जावेद हाशमी ने कहा, मैं आपकी बात के दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, आपने अपना मुकदमा रखा। जी आप मेरी बात भी सुन लेंगे, काटने की जरूरत नहीं है। आपने जो जावेद हाशमी को आइडियलाइज किया, मैं भी उसी जावेद हाशमी की गुफ्तगू सुना रहा हूँ, मैं किसी और की तो गुफ्तगू सुना ही नहीं रहा, मैं तो उसी जावेद हाशमी की गुफ्तगू सुना रहा हूँ आपको। तो अब सूरत हाल ये है कि आज इमरान खान एग्जाइल में कैसे जा सकता है? एग्जाइल में तो वो लीडर जाता है जिसकी पार्टी के अंदर ये जान हो कि वो अपने लीडर को निकाल सके जेल से। ये पार्टी निकाल सकती है इमरान खान को जेल से? इस पार्टी के अंदर इतनी सियासी फहम और फरासत अक्लो दानिश है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को नून लीग ने निकाला था जब वो गए थे, शहबाज शरीफ ने निकाला था। क्या कहानी थी? शहबाज शरीफ ने निकाला था। अच्छा, इमरान खान की जेल से उनको शहबाज शरीफ ने निकाला था। सारी बात तो शहबाज शरीफ ने की थी ना। गेम चेंजर तो उस वक्त शहबाज शरीफ था जो अपने भाई को वहां से निकाल कर लेके गया। नहीं है कोई शहबाज शरीफ इमरान खान के पास। कौन शहबाज शरीफ है? उसकी पार्टी में एक शहबाज शरीफ नहीं है, उसकी पार्टी में एक ख्वाजा आसिफ नहीं है, उसकी पार्टी में एक एहसन इकबाल नहीं है, उसकी पार्टी में एक राना सनाउल्लाह नहीं है। डमीज की पार्टी है, पॉलिटिकल डमीज की। लेकिन मैं तो एक्चुअली बात वो साथ हरीरी वाली डील की कर रही थी। गालियां निकालते हैं, आप हिसाब लगाएं। शाह अब्दुल्ला और हरीरी खानदान की डील की बात कर रही है। सवाल तो समझे। पीटीआई में एक मिनट, अगर पीटीआई में पॉलिटिकल कॉन्शियस के लोग मौजूद हों जिनका सियासी ज़मीर जिंदा हो तो अपने लीडर के ये ट्वीट देकर इज्तिमाई इस्तीफे दे दें कि जा जिसको मर्जी लगा ले। अच्छा, तो लेकिन इस्तीफे देने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो आप कह रहे हैं की तसल्ली तो हो जाएगी ना, जो रोज गालियां निकाल रहे हैं अपने लोगों को, उसकी तो तसल्ली हो जाएगी ना। वो लगा ले हौसलामंद जो उनके पास है, वो लिस्ट भी निकाल के ले आए जो हौसलामंद लोगों की लिस्ट मौजूद है अभी, जिनको टिकटें नहीं दी, जिनको ओहदे नहीं दिए, जिनकी जगह ये कम हौसला लोगों को टिकटें दे दी, जिनकी जगह ये कम हौसला लोगों को ओहदे दे दिए। वो क्यों नहीं दिए उनको 2024 में टिकटें उन हौसलामंद लोगों को अगर वो मौजूद थे पार्टी के अंदर? लेकिन मुजम्मिल साहब कुछ ये डमियों को क्यों दिए टिकटें? नहीं, लेकिन जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे ये जो इबाद फारूक हैं और ये जो सनम जावेद हैं और ये सारे लोग हैं, ये भी तो इसी जमात के हैं ना। फिर हर बंदा तो मजबूत इतना नहीं होता, कुछ भारी होंगे। सनम जावेद को चेयरमैन किसने रोका है? बना दें इबाद फारूक को सेक्रेटरी जनरल। उसने इतनी काटी है, क्यों बनाया सलमान अकरम राजा को? 1 घंटा जेल नहीं काटी उसने, ना 1 घंटा जेल जाने को तैयार है। ठीक है, वो बेसिकली लीडरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर मैं आपका ही कह रही हूँ, ये सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, ये लीडरशिप के नाम ले रहा हूँ, मैं आपका ही कह रही हूँ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के नाम ले रहा हूँ। जी मुजम्मिल साहब, मैं अमीर के पास सवाल लेके जा रही थी। मैं आपका ही बता रही हूँ कि मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप इमरान खान ने बनाई है, और पहले कहा जाता था कि कप्तान बहुत अच्छा है और टीम बनाने का माहिर है, उसने टीम ठीक नहीं बनाई जिसकी वजह से आज वो जेल में। इनको ना सिर्फ सिलेक्टिव जावेद हाशमी पसंद है, इनको सिर्फ वो जावेद हाशमी पसंद है, इनको वैसे वो भी पसंद नहीं है। इनको सिर्फ इतना जावेद हाशमी पसंद है जिसने 2014 के धरने में इमरान खान से इख्तलाफ करते हुए
एक खुददार और बाउसूल सियासतदान की तरह रिजाइन किया और बाय इलेक्शन कंटेस्ट किया। इनको वो जावेद हाशमी पसंद नहीं है जिस जावेद हाशमी ने आज नवाज शरीफ के बारे में क्या कुछ कहा हुआ है। इनको वो जावेद हाशमी अच्छा नहीं लगेगा। ये उसको, मुझे तो दोनों जावेद हाशमी पसंद है। वो जावेद हाशमी भी, दरमियान वाला भी और आज का भी। जावेद हाशमी का नजरिया तब्दील नहीं हुआ। वो 12 अक्टूबर के बाद भी जमहूरियत पसंद था, वो 2014 में भी जमहूरियत पसंद था, वो आज भी जमहूरियत पसंद है। बीच में डंडी किसने मारी? नवाज शरीफ साहब ने, जिनको 1981 से लेकर 1993 तक वो एस्टैब्लिशमेंट की गोद से, और नवाज शरीफ साहब जब ज़ियाउल हक फौत हुए तो नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा ने फरमाया, उनकी मुझे पता होता, मैं अखबार की क्लिपिंग आपके पास ले आता, कि नवाज शरीफ जो है वो रोता रहता है हर वक्त, सदमे से दो चार है नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान के कौमी अखबारात में खबरें छपी हैं, जंग नवाए वक्त, कि नवाज शरीफ सदमे से दो चार है। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 1988 में जिस नवाज शरीफ ने हुकूमत नहीं लेने दी, बड़ी मुश्किल से जाके जीतने के बावजूद ट्रांसफर ऑफ पावर हुई। नवाज शरीफ 1988 में निगरान वजीर आला भी थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर में इलेक्ट हो गए। खुद केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और इलेक्शन जीत के चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और फिर बाद में इनकलाबी हो गए वहीद काकड़ और इन सब के हवाले से। और बाद में जाके फिर जो आपने सवाल किया, जिस सवाल को इन्होंने स्पिन कर दिया, स्पिन मास्टर है ना मुजम्मिल साहब, जो आप 12 अक्टूबर 1999 के बाद जो हरेरी खानदान और शाह अब्दुल्ला की डील हुई, और फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा बाद में कि शाह अब्दुल्ला मुझे चूंकि छोटा भाई कहते थे, तो मैं उस भरम में, उस रिगार्ड में मैं इनकार ही नहीं कर सका, जो उन्होंने मुझसे मांगा मैंने दे दिया। और गौस अली शाह आज भी जिंदा है, गौस अली शाह आज भी जिंदा है। वो कहते हैं मैंने देखा मियाँ साहब को सुबह कलफ वलफ लगा के साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, अगले दिन पता चला मियाँ साहब हमें बताए बगैर, आप मियाँ साहब की वजह से जेल में गए, हमें बताए बगैर मियाँ साहब ने डील की, अगले दिन जेल से बाहर, जद्दा सुरूर पैलेस 10 साल के लिए। और बाद में कहा कि मैंने 10 साल का मुआहदा नहीं किया। 10 साल का मुआहदा करके गए, डील करके गए, और बड़े बहुत शर्मनाक तरीके से डील करके गए। अच्छा, अब और जरदारी साहब ताने मारते थे। जरदारी साहब ने लाहौर गवर्नर हाउस में खड़े होकर जलसा किया बतौर प्रेसिडेंट पिछले टेन्योर में, जो पहले सदर थे। उन्होंने कहा इनको तो जेल में मच्छर काटते थे, तो मच्छरों से डर के भाग गए थे। वो 2 साल से जेल में है। इनसे तो मुजम्मिल साहब ने तो राना सनाउल्लाह साहब बेहतर है कम अज कम। उन्होंने 36 दफा ये बात तस्लीम की है कि है हमारा दुश्मन इमरान खान, लेकिन निकला नर आदमी। अब हम नहीं तस्वुर कर रहे थे कि वो ऐसे खड़ा हो जाएगा। कम अज कम इतना एक्नॉलेज तो करे ना। अगर आपकी लीडरशिप जो है, अगर पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर गई थी माजी में, अगर जरदारी साहब और बिलावल साहब कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं डेमोक्रेसी के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार हमारी लीडरशिप तो कॉम्प्रोमाइज कर गई, ये क्यों खड़ा हो गया। अच्छा, अब ये मेरे अगला जो सवाल है नाजरीन, यहाँ पर मैं आ रही हूँ मुजम्मिल साहब, सिर्फ एक ब्रेक लेके आपके पास ही आऊंगी, डायरेक्टली आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाजरीन, एक वक्फे की तरफ मुझे जाना है। अमीर अब्बास साहब और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हम दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो सियासतदान एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहता है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हो जाता है, और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाने की वजूहात क्या समझ में आती हैं, और क्या वो हमेशा फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहेगा। अभी इस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ, और माजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भुट्टो साहब की जो लेगेसी है या नवाज शरीफ साहब का जो एक स्ट्रांगली हेल्ड पोजीशन थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने वाली, उस पर बात कर रही हूँ। वक्फे के बाद आएंगे, यहाँ से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब और अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं, और डिस्कशन बड़ी हमारी ज़ोर शोर और तुंद तेज़ चल रही थी। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, आप अमीर को भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और साथ ही मेरा सवाल भी ले लीजिए कि जो सियासतदान हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा, नवाज शरीफ साहब वो वाहिद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं जिन्होंने 9 जो आर्मी चीफ्स हैं वो लगाए हैं, एक को भी एक्सटेंशन नहीं दी है। तो ये जो इतना स्ट्रांगली हेल्ड पोजीशन थी वो एक को दिया, बाजवा साहब को वोट दिया, इमरान खान ने भी दी, उन्होंने हाँ एक को दी ना, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उनका इस मामले में अच्छा है, बड़ा जबरदस्त है कि एक को ही सिर्फ दी, बाकियों को नहीं दी। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान प्रो एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया आज?
मुझे नहीं लगता कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अच्छा, प्रो एस्टेब्लिशमेंट वही है जो आज जेल से भी कह रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार। प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जो जेल से बैठ के भी आर्मी चीफ को खत लिखता है कि मैं आपसे मिलने को तैयार हूँ। प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जिसके चेयरमैन को एक मौका मिल जाए आर्मी चीफ से मिलने को तो वो जेल से कहता है बहुत अच्छी मुलाकात है, बहुत खुशगवार बात हुई, मैं उसको हैप्पी करता हूँ। जिसे आज भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मिलने जाए तो वो सुबह 7 बजे भी उसको मिलने के लिए नहा धो के तैयार हो जाता है, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट। और हाइब्रिड सिस्टम वाले और प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जो आज भी ट्रम्प के लिए लॉबिंग कर करके डॉलर दे दे के पागल हो गए हैं। अब वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, ये तो वैसी बात है जैसे आप ओवरसीज को तरसीलात बंद करने के लिए अपीलें कर कर पागल हो गए। नहीं बंद हुई, नहीं हुई। आप ट्रम्प के जरिए रिहाई लेने के लिए आपने लाखों डॉलर खर्च किए हैं, आपको उसकी कैंपेन में मरासी बन गए हैं ट्रम्प के। नहीं, वो आपको उस रिहा कराने के लिए उसने बयान दिया। तो आप अपनी शिकस्त तस्लीम करें, खुद को एंटी अमेरिका या एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो ना कहें। आपको अगर आसिम मुनीर ने खत लिखने के बाद लिफ्ट नहीं कराई तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं हो गए। नहीं तो अगर प्रो होते तो जेल में थोड़ी होते मुज़म्मिल साहब। तो क्यों नहीं हो सकते? आप हो सकते हैं, आप तो तैयार है ना बात करने के लिए। वो तैयार नहीं है, डट के तो वो खड़ा है। आपका क्या स्टैंड है? आपको तो सुबह बात करने के लिए ऑफर की जाए, आप मेज पे लेटे बैठे नजर आएंगे, कोई नहीं बात कर रहा। अच्छा, और आप तो तैयार हैं, आप तो चश्मे मारोशन दिले माशाद टुवर्ड्स डीएचक्यू मार्च करने के लिए तैयार है। आपको रास्ता नहीं मिल रहा, वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहे, वो डट के खड़े हैं कि हमने बात नहीं करनी। अच्छा। आप तो लेट के खड़े हैं कि हमसे बात कर लें। और मियां साहब की पोजीशन वही है जो हमेशा से थी। बिल्कुल वही है। और जो ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने बाजवे को एक्सटेंशन दी, ये भी हकायक को डिस्टॉर्ट करते हैं। एक कानून बन रहा था कौमी असेंबली में कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए, और ये एक अच्छा कानून है, किसी जंग की सूरत में भी होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कानून साजी मौजूद नहीं है। ये कानून बेहतरीन होना चाहिए कि अख्तियार तो वजीर आजम के पास होना चाहिए। ये कानून बनने के बाद भी अख्तियार तो इमरान खान के पास था ना, वो ना देता बाजवे को एक्सटेंशन। नहीं, वो तो कह रहे हैं, असेंबली ने वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं मैंने गलती की। नहीं, कोई कौमी असेंबली ने बाजवे को एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा, कौमी असेंबली ने एक कानून बनाया कि किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का अख्तियार वजीर आजम के पास होना चाहिए, और ताकतवर किया वजीर आजम को कि जमहूरियत में ये अख्तियार होना वजीर आजम के पास चाहिए, और बेहतरीन कानून है। ठीक है। इस कानून के बाद इमरान खान हिम्मत करता है ना देता एक्सटेंशन। ठीक है, वो तो ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार है बाजवे को। उससे आज आसिम मुनीर बात करे, वो आसिम मुनीर को ताहयात एक्सटेंशन दे देगा। वो कल बाजवे को मीर जाफर कहने के बाद ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार था, ठीक नहीं है, तैयार था। सही है। अमीर साहब, ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान होते हैं, ये आने वाले वक्तों में प्रो क्यों हो जाते हैं, और जो प्रो था वो एंटी कैसे हो गया, ये जरा कहानी समझाएं। देखिए, वैसे मुज़म्मिल साहब की हिम्मत है, मैं उनकी हिम्मत को दाद दूंगा। और मैं खैर वो इनकी नज़र वो शेर भी कर देता हूँ। ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब इन्होंने झूठ तो बोल दिया है मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के कि नवाज शरीफ जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, और उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में किरदार भी अदा नहीं किया था। अब इस पर कायम रहें, बस इस झूठ पर कायम रहें। यानी यकीन करें कि PMLN का कोई ढीठ से ढीठ, अगर आप हमारा कोई पार्लियामेंटेरियन भी हो ना, जिद्दी से जिद्दी पार्लियामेंटेरियन, वो भी खुदा की कसम है ये नहीं कहेगा कि हाँ हम उस एक्सटेंशन में शामिल नहीं थे। वो भी ये स्टेटमेंट नहीं देगा, वो भी ये बात जरूर करेगा कि हाँ हमसे, और वो मानते हैं गलती हुई। और मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, यानी ये मरियम बीबी से भी ज्यादा सके हैं मुजम्मिल साहब नवाज शरीफ के। उनकी सगी बेटी ने क्या कहा था कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं है। हाँ। मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। उनकी पार्टी शामिल है इस वोटिंग में, और ये इन्होंने जैसे ट्विस्ट किया ना उसको कि वो एक्सटेंशन की वोटिंग नहीं थी, वो तो आर्मी एक्ट की, तो वो इख्तियार क्यों दिया जा रहा था? ये काके थे, ये काके थे। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा का चीफ मिनिस्टर। इनको नहीं पता था कि ये जो इमरान खान वारदात करने जा रहा है, ये असल वारदात क्या है, ये इलेक्शन एक्ट हो क्यों रहा है, इन दी एंड हासिल क्या करना है, एक्सटेंशन। पीपल्स पार्टी इतने बड़े जुगादरी आसिफ अली जरदारी, वो भी काके बन गए, नवाज शरीफ भी काके बन गए, ये सारे ही काके बन गए। और जिम्मेदार कौन है जी? इमरान खान। उसने दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, देने वाले खुद कह रहे हैं कि हाँ हम इस गुनाह में शामिल है।
आप किसी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी वाले को बुलाएं और ये मुजम्मिल साहब का शॉट काट के आपने उनके सामने रखना है कि क्या ये जो मुजम्मिल सोरवर्दी साहब फरमा रहे हैं, क्या वाकई ये आप लोगों का कोई किरदार नहीं था एक्सटेंशन के अंदर? उनका जवाब सुन लीजिएगा। भाई इस तरह तो ना करें ना खुदारा। और अगर वो वोट को इज्जत दो, किधर है? वहां से बैठ के मैं उस गुजरांवाला के पीडीएम के जलसे में मौजूद था। मैं यहां इस्लामाबाद से गया, वो पहला जलसा जो पीडीएम का हुआ जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि ओ कमर जावेद बाजवा, वीडियो लिंक से खिताब, ठीक है, ओ फैज हमीद। अब तो आप कहते हैं 2018 का इलेक्शन 25 जुलाई को कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने मिलकर इनको हराया। यही पीडीएम का मुकदमा था। यही नारा लेके ये शहर शहर गली गली गए थे। खुद मौलाना फजल रहमान ने स्टेट नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा ने इसका रोल प्ले किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। आप उस नवाज शरीफ को कह रहे हैं यार, ये हाँ, ये जो डिबेट है ये मैं कम से कम कम इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। मैं ये बात नहीं कर सकता। वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट था, वो एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी से आया था, एस्टैब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट किया था। आज वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट। पता नहीं मुजम्मिल साहब कैसे हिम्मत कर लेते इतने बड़े बड़े ठोस हकायक को, इतने जामिद हकायक को जो अनकंटेस्टेबल है, उनको डिनाई कर देते हैं। नाजरीन, ये हमारी जो डिस्कशन है ये सिमट नहीं सकती, लेकिन खासी हीटेड डिबेट हमारी दोनों पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हुई। फैसला आपका है, आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना। इस सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाज़त। हम एक छोटी तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे बजट और जो पाकिस्तान की अब मुआशी सूरत हाल तब्दील होने जा रही है कल के बाद, उसमें क्या नज़र आता है होता हुआ और क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। आपका बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, एक वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और अब प्रोग्राम में जिक्र अगले माली साल के बजट का, जो कि कल यानी 10 जून को पेश किया जा रहा है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च कर दिया गया है। बजट के हवाले से IMF के मुतालबात का बार बार जिक्र हो रहा है और इस तनाजुर में खदशात तो और तवक्कुआत क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली खान साहब, जो कि मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स को समझते हैं, मईशत पर बड़ी गहरी नज़र है, और ये सारे अल्फाज आप मिला लें तो हमारे पास आते हैं मीर मोहम्मद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम शिफा, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कि हम कैसे हैं, पाकिस्तान कैसा है, और क्या जो बजट आना है वो पाकिस्तान का बजट है या IMF का बजट है? पाकिस्तान से तो हमेशा से हसीन है, बस निजाम खराब है और जो बजट आना है वो देखें, बजट एक गोरख धंधा है, लिटरली, आई एम नॉट जोकिंग। और जो सियासतदान करना चाहते हैं, जब IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो IMF को ब्लेम करते हैं, जब IMF के प्रोग्राम में नहीं होते तो अपोजिशन को ब्लेम करते हैं कि हम अच्छी तजावीज़ दे रहे थे, नहीं हो सकी। IMF के पास आप 58 ईयर्स में 25 मरतबा जा चुके हैं, और इस दफ़ा जब फिर गए, वो IMF हमारे पास नहीं आता है, हम उनके पास गए हैं। तो अगर वो अपने कर्जे को सिक्योर करना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? और वो जो कहते हैं वो कोई गलत थोड़ी कहते हैं। हम अगर वो सारे रिफॉर्म्स पहले ही से कर लें जो IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद हमसे जबरदस्ती करवाए जाते हैं, तो हमें अगले IMF के प्रोग्राम में जाने की जरूरत ही ना पड़े। आज तक दुनिया का कोई बजट, आप अमेरिकन बजट ले लें, जापानीज बजट ले लें, जर्मन बजट ले लें, वो कोई परफेक्ट बजट नहीं होता। और खुसूसन पाकिस्तान का बजट तो पिछले 15 साल से मैं बजट के ऊपर, जब से मैं पाकिस्तान आया हूं, मैं 14 साल से बजट के ऊपर बात कर रहा हूं। मुझे किसी बजट में, चाहे वो कोई लीडर हो, किसी बजट में भी रेवोल्यूशनरी बजट नजर नहीं आया, इसलिए कि हमारे पास वो रिसोर्सेज है ही नहीं। हमने कभी रिसोर्स जनरेशन के ऊपर काम ही नहीं किया है। हम हमेशा जगलिंग करते हैं, यहां से थोड़ा पैसा यहां डाल दें, वहां से थोड़ा पैसा यहां डाल दें, MNS को खुश करने के लिए PSDP बढ़ा दें, आवाम को खुश करने के लिए जहां से ज्यादा वोट मिले हैं वहां एक रोड बनवा दें। हमने कभी वो रिफॉर्म्स आज तक लाए ही नहीं है जो 5, 10, 15 ईयर्स में हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दे। तो यार वो तो इसीलिए है ना,
इसीलिए ना मीर साहब के जब हम आईएमएफ से बजट लेंगे, कर्जे उनसे लेंगे, तो फिर जाहिर है वही हमें डिक्टेट करेंगे, हम तो फिर रेवोल्यूशन लाने की वो पोजीशन में ही नहीं होंगे। डिक्टेट नहीं कर रहे। अच्छा। देखिए का आईएमएफ को स्केपगोट बनाया हुआ है इन लोगों ने, का मतलब आप एक इतना अच्छा बजट पेश कर दे कि आईएमएफ भी हाँ करे, उनके पैसों की भी सिक्योरिटी रखे। उन आईएमएफ का क्या प्रॉब्लम होता है? आईएमएफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आपके एक्सपेंसेस, आपका टैक्स कलेक्शन, आपके नो रिफॉर्म्स इन एवरी बजट। वो टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते हैं, नेट के बजाय आप टैक्सेस बढ़ा देते हैं। वो रिफॉर्म्स कहते हैं फिस्कल पॉलिसी में, फिस्कल डिसिप्लिन की बात करते हैं, आप 18 नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देते हैं। तो ये इस तरह थोड़ी चल सकता है मुल्क। एक्सपोर्ट्स में क्या किया, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, इंटरेस्ट रेट के जरिए इकोनॉमी को आप कब तक कंट्रोल करेंगे, जबकि पाकिस्तान में 8 या 10% ज्यादा लोगों के पास कोई क्रेडिट है ही नहीं, कॉर्पोरेशंस के पास क्रेडिट है। हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन अब चूंकि कल आएगा और जाहिर है जो आएगा उस पर तो बात कल से ऑनवर्ड्स ही शुरू होगी, लेकिन आपके मुताबिक कौन सी ऐसे इकदामात हैं जो इस बजट में होने चाहिए, या कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनकी तरफ हमें बजट डाइवर्ट करना चाहिए, जो नागुज़ीर हैं, जिन पर इन्वेस्टमेंट करना? आपको क्या लगता है 3 पॉइंट्स ऐसे या 5 पॉइंट्स ऐसे जो कि आप सजेस्ट करें आज के भाई आगे आने वाले दिनों में उस पर बहस भी छिड़े, उस पर बात भी हो, और हो सकता है उसकी तरफ हमारा प्रोग्राम देखकर कहीं ना कहीं कोई कानून साजी और कोई बजट का मामला उस साइड पे जाए? देखिए, सब में पहले तो ये करना है कि आईटी के सेंटर्स को हटाकर उनको एआई के सेंटर्स बनाए जाए, पैसे एलोकेट किए जाए एआई सेंटर्स के अंदर। ठीक है, एआई सेंटर्स के अंदर। ओके। दूसरी चीज, रिफॉर्म्स लेकर आए, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को एक्सपोर्ट इकोनॉमी में तब्दील करें। हम सिर्फ इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, हम लोकली चीजें बनाएं और लोकली पैदावार करें। इसके अंदर अपने खर्चों को कम करें। ये सिर्फ पॉलिश करने वाली चीजें ना करें। पॉलिश करने वाली चीजें जैसे ये तनख्वाहें कम, अपने मिनिस्टर साहब तनख्वाह नहीं ले रहे मगर 9 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, 18 करोड़ महीने का उनके ऑफिस का बजट है। तो फिस्कल डिसिप्लिन के लिए ऑस्टेरिटी चाहिए। ऑस्टेरिटी के लिए हमें बड़े खर्चे कम करने पड़ेंगे, हम छोटे खर्चे कम करना शुरू कर देते हैं। कैपिटल मार्केट्स के लिए कुछ करें, कैपिटल मार्केट्स के लिए कुछ करें। 240 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन में सिर्फ 3 लाख लोग हैं जो कैपिटल मार्केट्स के अंदर है। आप कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करते, आप देखिएगा आपके पास 10 लाख आ जाएंगे। 10 लाख आ जाएंगे, आपकी मार्केट बहुत बड़ी हो जाएगी और 30% ऑफ द एसेट्स ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उनके पाकिस्तान का भी फायदा होगा। बाद में उन एसेट्स को बेच के आप अपना कर्जा उतार सकते हैं। ठीक है, कहने को 18 चीजें हैं जो करनी है मगर ये करते हैं नहीं। तो ठीक है, ये 4 हो गई, 3-4 हो गई, 2 और बताइए। रिफॉर्म करें, टैक्स कलेक्शन के अंदर एआई को लेकर आ जाए। एफपीआर जैसे है, एफपीआर से लोग डरते हैं, टैक्स देने से नहीं डरते। आईआरएस दुनिया की बेहतरीन टैक्स कलेक्शन एजेंसी है, वो भी ह्यूमन इंटरवेंशन को खत्म करके एआई को ले आइए। ऑडिट एआई के जरिए करवा ले। एआई ऑडिट करके छोटे बिजनेसेस को बता देगी कि जी आपके इतना टैक्स बनता है, इतना दे दे। तो लोग रिश्वतों से डर जाएंगे, हरासमेंट से जो डरते हैं वो खत्म हो जाएगा, बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मीर मोहम्मद अली खान साहब का। इट वॉज अ ब्रीफ सेगमेंट, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पते की बातें। और आखिर में हमने इनसे पूछा ही इसलिए कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को या कैपिटल मार्केट्स का जो शख्स है या अदरवाइज माहिर मुआशियात है उसके फिंगर टिप्स पे होता है कि भाई ये 5 चीज़ें हैं और ये पाकिस्तान को कर लेनी चाहिए ताकि चीज़ें मामलात बेहतर हों। अब देखते हैं कि कल आने वाला बजट आम आदमी के लिए कैसा होता है, पाकिस्तान के लिए कैसा होता है, और हुकूमत के इस बजट से किस तरीके के जो जिसको हम कहते हैं ना कि स्टेप्स लेना मकसूद है। तो अब ये कल के बाद बहस मज़ीद गर्म होगी और मज़ीद इस पर बात होगी आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।